नमस्कार। हर साल जब केंद्रीय बजट आता है तो वो सिर्फ कुछ नंबर नहीं होते, बल्कि वो देश का आने वाला कल तय करते हैं। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। तो चलिए आज 2025-26 के बजट को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि परीक्षा में इससे जुड़े सवालों से कैसे निपटना है। अच्छा, इस पूरे बजट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये परीक्षा के लिए जरूरी क्यों है, फिर इसके पीछे की सोच और बड़ी घोषणाओं पर नजर डालेंगे। उसके बाद टैक्स से जुड़े बदलावों को समझेंगे और आखिर में प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से इसे समेटेंगे। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल कि आखिर ये बजट हमारे यूपीएससी सिलेबस में फिट कहाँ होता है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, ये तो साफ है कि केंद्रीय बजट सीधे सीधे जीएस पेपर 3 यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का कोर टॉपिक है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रीलिम्स में इससे डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाते हैं और मेंस में ये आपके विश्लेषण का आधार बनता है। तो इसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो बजट है क्या? ये सिर्फ एक हिसाब किताब का दस्तावेज नहीं है। असल में ये सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि आने वाले साल में पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ खर्च होगा। देखा जाए तो यही देश की आर्थिक गाड़ी को दिशा देता है। हर बजट के पीछे एक सोच होती है, एक दर्शन होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार के बजट का मार्गदर्शक दर्शन क्या है, इसकी आत्मा क्या है। इस बजट के दिल को समझने के लिए वित्त मंत्री ने तेलुगु के महान कवि गुरजादा अप्पा राव की एक लाइन का जिक्र किया। देश केवल मिट्टी नहीं है, देश उसके लोग हैं। मतलब साफ है, इस बजट का पूरा फोकस लोगों पर है। हर नीति, हर योजना देश के लोगों के लिए। ये स्लाइड एक तरह से पूरे बजट का ब्लूप्रिंट है। सरकार का फोकस है GYAN पर, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। और इस विकास की गाड़ी को खींचने वाले 4 इंजन हैं: कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। इस गाड़ी का ईंधन क्या है? वो है सुधार, और मंजिल है विकसित भारत। तो ये तो हुई बजट के विजन की बात। अब देखते हैं कि इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई हैं जो सीधे सीधे हमारी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसा कि हमने ज्ञान फ्रेमवर्क में देखा, अन्नदाता पर एक खास जोर है और इसीलिए इस बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 बड़ी पहल की गई हैं। पहली, PM धन धान्य कृषि योजना, जो देश के 100 पिछड़े जिलों में खेती की पैदावार बढ़ाएगी। दूसरी, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 साल का मिशन। और तीसरी, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। अच्छा, अन्नदाता के बाद सरकार का दूसरा बड़ा फोकस है MSME सेक्टर। आप जानते हैं, ये वो सेक्टर है जो देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देता है और इसे बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। ये स्लाइड उसी बड़े बदलाव को दिखा रही है। देखिए, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा ही बदल दी गई है। उनके निवेश और टर्नओवर की सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब छोटी कंपनियां बिना डरे अपना कारोबार बढ़ा सकती हैं। उन्हें ये डर नहीं होगा कि बड़े होते ही सरकारी फायदे बंद हो जाएंगे। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक जबरदस्त कदम है। आर्थिक विकास के साथ साथ सरकार का ध्यान भविष्य की ऊर्जा जरूरतों पर भी है और इसी दिशा में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है: 20,000 करोड़ रुपए का एक नया परमाणु ऊर्जा मिशन। इसका मकसद है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाना और इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी होगी। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी टैक्स। इस बजट में मिडिल क्लास को सीधे राहत देने वाले पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ बड़े बदलावों का प्रस्ताव है। और ये है इस बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ये टेबल नई टैक्स दरों को और साफ करती है। खास बात यह है कि सिर्फ 12 लाख तक ही नहीं, बल्कि उससे ज्यादा कमाने वालों के लिए भी टैक्स स्लैब को आसान और तर्कसंगत बनाया गया है।
इसका सीधा असर खपत और बचत पर पड़ेगा, जो अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे सकता है। ठीक है, हमने बजट की बड़ी बड़ी बातें तो समझ ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, परीक्षा के लिए इसे तैयार कैसे करें? तो चलिए अब इसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से देखते हैं। देखिए, अप्रोच बिल्कुल अलग अलग रखना है। प्रीलिम्स के लिए सीधे फैक्ट्स और नंबर याद करने होंगे, जैसे राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.4% है या नई टैक्स फ्री लिमिट 12 लाख है। वहीं मेंस के लिए विश्लेषण करना होगा, सोचना होगा कि एमएसएमई की परिभाषा बदलने का ग्रोथ पर क्या असर होगा, या सरकार कैसे कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय अनुशासन में संतुलन बना रही है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और कुछ ऐसे कीवर्ड्स पर बात करते हैं जो आपके मेंस के जवाबों को और भी ज्यादा असरदार बना सकते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग में इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें। समावेशी विकास, राजकोषीय समेकन और विकसित भारत जैसे शब्द जब आप इस्तेमाल करते हैं तो परीक्षक को ये पता चलता है कि आपकी बजट पर पकड़ गहरी और व्यापक है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जो बिल्कुल मेंस के सवाल जैसा है। ये बजट एक तरफ विकसित भारत जैसे लंबे लक्ष्य और दूसरी तरफ मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने जैसी फौरी जरूरतों के बीच संतुलन कैसे साधता है, इस पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में इतना ही। धन्यवाद।